हेलो मित्रों, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति और हमने कुछ कर भी लिया था, कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। जैसे मैंने देखो विभाज्यता का नियम कल करवा दिया था। इसके अलावा और भी कुछ सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। और विभाज्यता के नियम में मैंने देखो 2 की विभाज्यता का नियम बताया, 4 की विभाज्यता का नियम बताया, 8 की विभाज्यता का नियम बताया। इसके अलावा 5 का, 25 का और 125 की विभाज्यता का नियम भी बताया था। 1 मिनट हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। देखो मित्रों, मैंने 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि भाई लास्ट के एक अंक 2 से कटने चाहिए, है ना। इसके अलावा 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था, मैंने इससे बताया था कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अगर 2 से विभाज्यता का नियम देख रहे होंगे ना तो लास्ट का एक अंक काट के देखना, और 4 से विभाज्यता का नियम देखोगे ना तो लास्ट के 2 अंक 4 से काट के देखना। और 8 का विभाज्यता का जो नियम मैंने बता रखा था ना भाइयों, इसके लिए क्या करना था, तुम्हें लास्ट के 3 अंक काट के देखना था, ठीक है। इसके अलावा अगर 16 से विभाज्यता का नियम बताया तो मैंने इसके लिए बोला था भाइयों, इसके लिए लास्ट के 4 अंक काट के देखना। एक बार फिर से सुनो, 2 से विभाज्यता के लिए लास्ट का 1 अंक काट के देखना, 4 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक काट के देखना, 8 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 3 अंक काट के देखना, और 16 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 4 अंक काट के देखना, ठीक है ना। इतने हमने नियम पढ़ लिए थे। इसके अलावा सेम लो फॉलो होता है किसमें, 5 के नियम में। 5 की विभाज्यता, इसमें मैंने बताया था कि लास्ट का 1 अंक काट के देख लेना बस। लास्ट का 1 अंक अगर 5 से कटा तो पूरी संख्या कट रही है। 25 की विभाज्यता के नियम के लिए लास्ट के 2 अंक काट के देखना था। 125 के विभाज्यता के लिए भाइयों, 125 के विभाज्यता के लिए क्या करना होगा, हमें लास्ट के 3 अंक काट के देखना था। तो मैंने यहां तक की कहानी, मैंने पूरी की पूरी मैथ आपको अच्छे से समझा रखी थी। 2 के लिए लास्ट का 1 अंक, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक, 16 के लिए लास्ट के 4 अंक, 5 के लिए फिर लास्ट का 1 अंक काट के देखना, 25 के लिए फिर लास्ट के 2 अंक काट के देखना, 125 के लिए लास्ट के 3 अंक काट के देखना। जिस भाई ने भी अगर वो क्लास नहीं देखी है ना भाइयों, पहले वो वाली पीछे वाली क्लास 3rd नंबर पार्ट की क्लास आपको देखना होगा, तब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। मैं टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अब हमें देखना है 3 से विभाज्यता का नियम देखना है। इसके अलावा 9 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम, ये सब देखना है। अब हम देखते हैं 3 के विभाज्यता। भाइयों बहुत आसान नियम है, ये जितने भी नियम है ना ये हर जगह काम आते हैं। और जब बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं ना तो वहां पर ऐसा मानिए कि विभाज्यता के नियम हमें बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। तो देखो 3 से विभाज्यता के लिए क्या करना होता है, अगर छोटी संख्या है तो आप आराम से काट जाओगे। जैसे अगर 36 है तो आप काट जाओगे। अगर जैसे 63 लिखा है ना तो मेरे भाइयों इसको भी आप आराम से काट पाओगे। जैसे 99 भी लिखा है ना तो आप इसको भी बड़े आराम से काट पाओगे। लेकिन जब संख्या बहुत बड़ी दे रखी होंगी ना, जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, बताइए अब ये 3 से कट है कि नहीं है। तो इन सवालों के लिए विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो 3 से विभाज्यता के लिए क्या याद रखना है, जो हमें संख्या दी है ना हम उनके हर एक डिजिट को जोड़ेंगे, और वो जोड़ने के बाद अगर 3 से कटा तो फिर ऐसा मानना कि वो 3 से कट रही होंगी वो संख्या, ठीक है ना। एक बार सुनिएगा, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 3 से काटना है, मतलब 3 से हमें विभाजित करना है।
दी गई जो संख्या है ना उसके सभी अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसे 3 से काट कर देखिए। अगर फिर वो 3 से कटी तो सच है कि फिर वो 3 से कट रही होंगी। अब जैसे ये छोटी संख्या थी, आप इनको जोड़कर देखिए, ये हुआ 9, तो 9 तो 3 से कटेगी, ठीक है ना। अब जैसे 63, ये भी 9 हो रही है, ये भी 9 से 3 से कट रही होंगी। अब काम यहाँ पर सही साइड जमता है, इसके हर एक अंकों को जोड़कर देखिए। जैसे इनको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 3 हो गए कितने, 21। अगर ये 21 3 से कटा तो फिर ये संख्या 3 से कट रही होगी। देखो हम इसलिए, क्योंकि देखो हम 3 से तो काट के देख सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए ये नियम जरूरी है, ठीक है। बाकी काटना तो सबको आता है, सब काट सकता है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा आसान मेथड अगर आपको आती है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जैसे मैं आपको और उदाहरण बताऊं 3 से काटने के लिए, मैं अगर बोल दूं भाइयों 2 0 1 3 6 9, बताइए क्या ये 3 से कट रही है? तो आप क्या कहोगे, सर इन सबको जोड़िए। 9 6 15, 15 3 18, 18 और 1 19, 19 और 2 हुआ कितने, 21। अगर ये 21 3 से कटी तो फिर ये सच है कि ये 3 से कट रही होंगी। समझ में आया ना। और देखते हैं, अगर मैंने बोला 6 9 0 2 1 3 1 2, क्या ये 3 से कट रही है? तो आप क्या कर रहे होंगे, इन सबको जोड़ करके 3 से काट के देखिए। क्या कहोगे, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 और 3 होगा 24। और देखिए 24 है ना, 3 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर 3 से अंकों का योग कटा तो फिर 3 से विभाजित होंगे। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 9 0 2 3 1 6 4 2, क्या ये 3 से कट रही है? तो हम क्या करेंगे, अंकों के योग को जोड़ेंगे, ठीक है। 9 और 2 होगा 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 6 21, 21 और 4, 21 और 4 कितने हो गए, 25, 25 और 2 हो गए 27। और अगर ये 27 3 से कटा तो फिर ये पूरी संख्या 3 से कट रही है। तो मेरे भाइयों मैंने जो 3 उदाहरण बताए हैं ना, वो तीनों के तीनों उदाहरण 3 से कट रहे हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण अगर दे दूं 5 2 1 0 9 1, बताइए ये 3 से कट रही है क्या? तो हम जोड़ के देखेंगे, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18। अगर ये 18 लिखा तो पक्का ये फिर 3 से कट रही है। तो ये वाला नियम आता है 3 के विभाजिता का। 3 के विभाजिता का नियम एक बार फिर से सुनिए। जो संख्या दी है ना उनके सभी अंकों को जोड़िए, और अंकों का जोड़ अगर 3 से कटा तो फिर संख्या 3 से कट रही होंगी, ठीक है ना। आइए मित्रों, अब हम देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम, ठीक है ना। 9 से विभाज्य, देखो जैसे 3 से विभाजिता का नियम चलता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम चलता है 9 से विभाजिता का नियम। जैसे 3 से विभाजिता का नियम चलता है उसी तरह से 9 से विभाजिता का नियम चलता है। इसमें वही रूल फॉलो होता है, जो हमें संख्या दी है हम उनके अंकों को जोड़ेंगे, और अंकों का योग 9 से कटा तो फिर संख्या 9 से कटी, समझे ना। इसमें वही रूल होगा। दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, विभाज्य हो। तो इसमें वही है, जो संख्या हमें दी है क्या वो संख्या 9 से कट रही है, तो हम अंकों के योग को 9 से काट कर देखेंगे। देखो ये जो उदाहरण है, बताइए क्या ये उदाहरण इसमें फॉलो होता है? आप अंकों का योग करिए और योग करने के बाद 9 से काट कर देखिए। अगर 9 से कटा तो फिर वो संख्या 9 से कट रही है। मैं एक दो उदाहरण बता दूं। जैसे मैंने अगर आपसे बोला 5 4 0 9 2 7, बताइए क्या ये 9 से विभाज्य है क्या?
तो आप बोलोगे सर पहले इनको जोड़िए, कितना हुआ, ये हो गया 9, ठीक है। एक काम करिए, ये हो गया 9 और 9 18, 18 2 20, 20 और 7 हो गया कितना 27। अब ये 27 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना, ये 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए संख्या 9 से कट रही हूँ। एक और उदाहरण देखिए, मैंने आपसे बोला 2 0 7 1 8 9 2 7, बताइए क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे सर इन सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 9 हुए 25, 25 और 2 27, 27 और 7 अगर आप जोड़ रहे होंगे ना तो कितना होगा 34 हो रहा होगा। एक काम करिए, यहाँ पर 9 लिख लीजिए, और 27 और 9 कितना हो गया, 36 हो गया। तो भाइयों ये 36 भी कट रहा है किससे, 9 से कट रहा है। अगर ये 9 से कटा तो फिर वही बात है कि पूरी पूरी संख्या 9 से कट रही है। देखो आप 9 से काट कर देखोगे वो तो सब काट लेंगे, लेकिन आपके पास अगर इससे बढ़िया मेथड है ना तो फिर आप कंपटीशन में थोड़ा अच्छे लेवल पर प्रदर्शन कर जाओगे, ठीक है ना। देखो एक आध उदाहरण और करके देखते हैं। मैंने बोला 9 0 1 8 2 6 5, बताइए क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31। मेरे भाइयों ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग तो 9 से कट ही नहीं रहा, 31 कभी 9 से कटता ही नहीं है। और अगर 31 नहीं कटता है तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन नियमों को फॉलो करना है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपको 3 से विभाजिता का नियम और 9 से विभाजिता का नियम थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम। ग्यारह से विभाजिता का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता रहता है। इंपॉर्टेंट तो पूरे पूरे फैक्ट हैं। चुप तो करो, ठीक है। देखो 11 से विभाजिता के नियम के लिए क्या रूल फॉलो होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक। देखो सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों का जो डिफरेंस होगा ना, जो डिफरेंस होगा या तो वो 0 होगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल होगा। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, सम स्थान व विषम स्थान वाले अंकों का अंतर। मेरे भाइयों सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 का कोई गुणज होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे ये तो समझ ही नहीं आया, हम उदाहरण से बताते हैं। देखिए एक उदाहरण अगर मैं आपसे बोलूं 51 33 15, मैंने लिख दिया 51 33 15, बताइए इसमें क्या है। अच्छा ये वाला जो स्थान होगा ना ये विषम स्थान होगा। अब देखो ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, 4 पर है, ये 5 पर, ये 6 पर है। जो 1 नंबर पर आएगा वो विषम स्थान, जो 3 नंबर पर आएगा वो विषम स्थान, जो 5 नंबर पर आएगा वो विषम स्थान। तो मेरे भाइयों ये 1 नंबर पर आया मतलब ये विषम स्थान है, ये 3 नंबर पर आया मतलब ये भी क्या हुआ, विषम स्थान हुआ, और ये 5 नंबर पर आया मतलब ये क्या हुआ, विषम स्थान। तो करना क्या था, विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंक दोनों का डिफरेंस निकाल कर देखिए, या तो वो 0 बन रहा होगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल बन रहा होगा। देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो ये मैंने विषम स्थान वाले अंकों को देखा तो अंकों का योग कितना आया, 9 आया। अब इसी तरह से मैं सम स्थान वाले अंकों को जोड़ लूंगा, ये सम स्थान पर है क्योंकि ये दूसरे स्थान पर भी, चौथे पर और ये छठवें पर है। जोड़िए 1 और 3 4, 4 और 5 9।
अगर इनका डिफरेंस 0 आया तो ये पूरी संख्या 11 से कट रही होंगी, ठीक है। और या तो फिर इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया मित्रों, 0 आया, इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य है। देखो मैं सिखा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, आप इन चीजों को अगर प्रैक्टिस में रख रहे होंगे ना तो ये चीजें आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करते बन जाएंगी। देखो एक उदाहरण और करते हैं हम, एक उदाहरण और करते हैं। मैंने संख्या लिख दी 18, 96, 40। अब इसमें वही नियम लगाइए, इसमें भी विषम स्थान वाले अंकों को देखिए और सम स्थान वाले अंकों को देखिए। तो मैं पहले विषम स्थान वाले अंकों को अगर जोड़ूं तो कितना हुआ, ये 1 और 9 10, 10 और 4 कितना, 10 और 4 हो गया 14। और अब सम स्थान वाले अंकों को जोड़िए तो 8, 8 और 6 14। अब इनका डिफरेंस अगर देखोगे तो डिफरेंस 0 बना, अगर डिफरेंस 0 बना तो ये संख्या 11 से कट रही है। समझ में आ गया ना। हम एक उदाहरण और कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 63, 28, 96, 63, 28, 96, ये इस तरह की एक संख्या है। तो अब इसमें भी क्या करो, इसमें विषम स्थान वाले अंकों को देखिए। विषम स्थान वाले मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी ये पहले स्थान पर हुआ, ये तीसरे पर हुआ और ये कौन से स्थान पर हो गया, ये 5वें स्थान पर हुआ है। तो 6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो गया 17। तो विषम स्थान वालों को अगर देखोगे तो आपका योग कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। इसी तरह से आप सम स्थान वाले अंकों को जोड़िए, कितना 3 और 8 11, 11 और 8 कितना आ गया 17 आ गया। तो मेरे भाइयों इनका डिफरेंस भी अगर आप देख रहे होंगे ना तो इन सबका डिफरेंस 0 भी आ रहा है। तो आप इस 11 की विभाज्यता के नियम को हो सकता है आप अच्छे से समझ पाए। एक बार फिर से परिभाषा समझिए, मैंने बोला है सम स्थान वाले अंकों को जोड़िए और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़िए और दोनों का फिर क्या कीजिए, अंतर कीजिए, मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस 0 का अगर आया तो फिर 11 से कट रही है, या फिर डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल बनाना तो भी 11 से कट रही है। देखो एक उदाहरण और मैं अगर आपको बताऊं तो आप लिखिए, मैंने आपसे बोल दिया 6 0 1 0, इस तरह से लिखो, यहाँ पर लिख लो 9, यहाँ पर 2 बनाइए और यहाँ पर 2 बनाइए। देखिए ये संख्या 11 से कट रही है क्या, तो आप क्या करो, यहाँ पर विषम स्थान वाले अंकों को जोड़िए, 6 और 1 7, 7 और 9 कितने हो गए, 7 और 9 हो जाते हैं 16। और अब आप विषम स्थान वाले अंकों को देखिए, ये हुआ ये हुआ, एक काम करिए यहाँ पर 3 बना दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 3 5। अगर आप इन दोनों को डिफरेंस देख रहे होंगे तो यहाँ पर तो डिफरेंस 0 आया ही नहीं। तो मैंने एक और बात कही थी, अगर 0 नहीं आया ना तो फिर वो 11 का मल्टीपल हो रहा होगा। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आया, 11 आया। या तो देखो डिफरेंस 11 आएगा, या फिर डिफरेंस 22 आएगा, या फिर डिफरेंस 33 आ रहा होगा, या डिफरेंस 44 आ रहा होगा। तो ये सब के सब है ना 11 के मल्टीपल हैं। समझ में आया ना। तो आप 11 की विभाज्यता के नियम को बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। अब हम 1 2 4 क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। देखो भाइयों अगर मैं आपसे बोल दूं, चलिए बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं बताइए भाई 6 के विभाज्यता का नियम बताइए। तो देखो 6 का विभाज्यता तो फिर वहीं से निकल जाता है। देखो मैंने आपको 2 का बताया, 4 का बताया, 8 का बताया, 5 का बताया, 25 का बताया, 125 का भी बताया। इसके अलावा मैंने आपको 3 का बताया और 9 का बताया, 6 का नहीं बताया ना। तो 6 के विभाज्यता का नियम तो बड़ा आसान हो जाता है। 6 को इस तरह से तोड़िए, ये 6 है ना 2 और 3 से मिलकर बना है। तो हमें क्या करना होगा, अब 3 से काट कर देखनी होंगी, फिर वो संख्या को 2 से भी काट के देखनी होगी। अगर 2 से भी कटी वो संख्या और 3 से भी कटी ना तो ऐसा मानना कि वो संख्या पूरी पूरी 6 से कट रही है, ठीक है ना। जो संख्या
2 व 3 दोनों से कटें तो वह 6 से भी कट रही होंगी। जैसे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूं, मैंने आपसे बोल दिया भाई 108, क्या ये 6 से कट रही है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से काटोगे। देखो 2 से काटना सबसे ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि लास्ट का एक अंक 2 से काट के देख लीजिए, तो ये 8 तो सीधा सीधा 2 से कट रहा है, ठीक है ना। तो 2 से तो ये कटी, अब सीधा सीधा तुरंत 3 से काट करके देख लीजिए। इनके अंकों का योग, देखो 3 से विभाजिता का नियम क्या बताया था, एक बार याद करो। अंकों के योग को जोड़ करके 3 से काटना, अंकों के योग को 3 से काटना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 तो 3 से कट रहा है, मतलब ये जो संख्या 2 से भी कटी 3 से भी कटी, तो इसका मतलब कि पूरी संख्या 6 से भी कटी। समझ में आया ना। एक और मैं आपको उदाहरण अगर बता दूं, मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, बताइए ये संख्या 6 से डिविजिबल है क्या? क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? तो आप क्या करोगे, पहले 2 से काट के देखिए। देखो 2 से काटना बहुत आसान है, आप संख्या को देखते से ही पहचान जाओगे कि ये 2 से कट रही है, क्योंकि लास्ट का एक ही अंक देखना है बस। अगर मैं 6 को देखूंगा तो ये तो 2 से डिविजिबल है ना। अब 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों को जोड़ कर देखिए, ये कितना हो गया, 7, 7 और 2 9, तो 9 तो 3 से कट गए। इसका मतलब ये संख्या भी 6 से कट रही है। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कटी 3 से भी कटी, 2 से और 3 से दोनों से कटी तो पूरी संख्या कट गई। आइए एक दो उदाहरण और करते हैं। मैंने आपसे बोला 9 6 1, रुको 1 मिनट, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर 2 बनाइए, यहाँ पर 4 बनाइए, ठीक है ना। इस संख्या को देखिए, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो आप क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले 2 से काट के देखिए, तो ये 4 तो 2 से कट गया, ठीक है। अब 3 से काट कर देखो, 3 के लिए काट के देखना पड़ेगा, तो 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 3 से कट गई, तो ये संख्या भी 6 से डिविजिबल है। तो मेरे भाइयों इस तरह से हमें 6 का डिविजिबल भी आराम से हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए ना? ठीक है ना। आप अगर मेरी बात को समझ पाए होंगे तो 6 से डिविजिबल का नियम भी आपसे बन जाएगा। इस तरह से आप और भी डिविजिबल के रूल बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ भाई 24 का डिविजिबल रूल बताइए, आप 33 का डिविजिबल के रूल बताइए, आप 72 के विभाज्यता का नियम बताइए, तो मैं 1 मिनट आपको ये सब कुछ बता देता हूँ कि आप इस तरह से बना करके देख लीजिए। भाइयों मैंने अगर आपसे बोल दिया कि बताइए भाई 72 की विभाज्यता के नियम, मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपको 1 से लगाकर 11 तक के अगर विभाज्यता के नियम बने तो आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने आपसे कहा बताइए भाई 72 की विभाज्यता के नियम, लेकिन ये बात सच है कि ये भी तो पता हो कि 72 किन किन चीजों से मिलकर बने। भाइयों हम इसके बाद तुरंत ही बाद गुणनखंड मेथड पढ़ेंगे और उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे को ये पता है कि ये जो 72 है ना, ये 72 9 और 8 से मिलकर बना हुआ है, मतलब 9 8 72 हो जाता है। तो अगर आपसे विभाज्यता के नियम अगर किसी ने पूछा, ये एग्जाम में आया, तो आप ये करना, पहले संख्या को 9 से काट कर देखिए, फिर उस संख्या को आप 8 से काट कर देखिए। जो संख्या 9 से भी कट रही होंगी, 8 से भी कट रही होंगी, तो पूरी संख्या 72 से कट रही होगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्या 8 व 9 दोनों से कटे, जो संख्या 8 व 9 दोनों से कटेगी ना, वो 72 से कट रही होंगी। अब देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने 9 की विभाज्यता का नियम बता दिया है, 8 की विभाज्यता का नियम भी बता दिया है। 9 की विभाज्यता का नियम एक बार फिर से सुनिए, अंकों के योग को 9 से काट कर देखिए, और 8 से विभाज्यता के लिए जो संख्या दी है उसके लास्ट के 3 डिजिट को हमें 8 से काट के देखना है ना। इसी तरह अगर भाइयों मैं आपसे बोल दूं कि भाई बताइए
24 के विभाजिता का नियम बताइए। तो आप क्या कहोगे? अब ये पता होनी चाहिए कि 24 किन संख्याओं से मिलकर बना है। देखो मैं ये जानता हूं कि ये 24 है ना 8 से और 3 से मिलकर बना है। तो जो संख्या 8 से और 3 से दोनों से कट रही होंगी ना, जो संख्याएं 8 और 3 दोनों से कट रही होंगी ना, वो संख्या पूरी पूरी 24 से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या नियम बनेगा? जो संख्या 8 व 3 दोनों से कटे तो वह 24 से कटेगी। तो इस तरह से आप संख्या को डिविजिबली रूल निकाल सकते हो। मैं एक और बेहतरीन वाला उदाहरण अगर आपको बताऊं, अगर मैंने आपसे कहा मेरे भाइयों आप बताइए 48 की विभाजिता के नियम। देखो इस चीज से है ना आपका बेस इतना बेहतरीन तरीके से मजबूत हो जाएगा। आप इस तरह से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आखिरी में एक क्वेश्चंस वाली पूरी क्लास ले लूंगा। इन सब चीजों में आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो 48 की विभाजिता का नियम आप कैसे निकालोगे? देखो ये पता होनी चाहिए कि ये 48 किससे मिलकर बना है। ये 48 16 से और 3 से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि 16 3 48। ठीक है, पर एक बात और ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर 9 ही क्यों निकाला और यहाँ पर 8 ही क्यों निकाला, आप ये पहचानिए। भाइयों मेरे को पता है कि मुझे ये पता है कि मैं 8 से काट सकता हूं संख्या को, इसलिए 8 निकाला। मुझे ये पता है कि मैं 9 से संख्या को काट सकता हूं, इसलिए मैंने 9 निकाला। यहां पर मैंने 8 और 3 क्यों निकाला? क्योंकि मुझे 8 का नियम पता है और 3 का नियम पता है। इसके अलावा 12 दूनी 24 भी तो होते हैं, 6 चुके 24 भी तो होते हैं। मैंने 48 में से 16 और 3 ही क्यों निकाला? क्योंकि मुझे 16 से काटना आता है। 16 से काटने के लिए लास्ट के 4 अंकों को 16 से काटना होता है। 3 से काटने का नियम क्या होता है? क्या करना? अंकों के योग को 3 से काटना पड़ता है। ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो संख्या सोलहवां 3 दोनों से कटे, अगर 16 और 3 दोनों से कट रही होंगी तो वो पूरी संख्या 48 से कट रही होंगी। तो इस तरह से आप नियम अपने आप खुद से है ना बना सकते हो। जैसे एक दो नियम अगर मैं आपको और बताऊंगा मेरे भाइयों, आप बताइए 33 की विभाजिता के नियम क्या होंगे? बताइए 33 की विभाजिता के नियम। अब मैंने 33 का विभाजिता का नियम तो नहीं बताया, लेकिन आप खुद से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? मुझे ये पता है कि ये 33 किन से मिलकर बना है, लेकिन मुझे तोड़ना भी उसी संख्या में है जिसका नियम मैं खुद जानता हूं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैंने 33 को इस तरह से तोड़ना है ना कि तोड़ने के बाद मुझे ये तो पता चले कि वो कटेगी कि नहीं कटेगी। मतलब मैं इसको ऐसा तोड़ूं, एक तो मैंने 11 निकाल लिया और एक मैंने 3 निकाल लिया। ठीक है, अब देखो मैंने 11 दिया 33 हो जाएगा। ये 11 का नियम क्या हो जाएगा? अब 11 का नियम मैंने आपको बता रखा है, मुझे 11 से काटना आता है। अब 3 मुझे 3 से भी काटना आता है। अगर 11 और 3 दोनों से कटी तो वो पूरी संख्या 33 से कट रही होंगी, है ना? तो 33 का नियम ये आ जाएगा, जो संख्या 11वां 3 दोनों से कटे, 11 और 3 जब दोनों से कट रही होंगी तो पूरी संख्या 33 से कट जाएगी। एक और नियम आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाइयों। मैंने आपसे बोला बताइए 99 की विभाजिता के नियम। अब इस 99 को भी इस तरह से तोड़िए, इसको भी तोड़िए, और तोड़ना भी उन अंकों में है जिनका विभाजिता नियम हम खुद जानते हैं। नहीं तो आपने कुछ उल्टा सुल्टा तोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। अगर मैं इसको तोड़ रहा होऊंगा ना, तो इसको तोड़ने के बाद ऐसा करिए, एक तो 11 निकालिए और एक 9 निकालिए, तो 11 नंबर कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे।
तो देखो जो संख्या 11 से भी कट रही होंगी और जो संख्या 9 से भी कट रही होंगी, 11 और 9 और दोनों से कटी ना, तो पूरी संख्या किससे कट रही होंगी? 99 से कट रही होंगी। ठीक है ना? जो संख्या 11 व 9 दोनों से कटी, तो भाइयों इस तरह से है ना, आप इन रूल को याद रखिए, क्योंकि आपको 2 का नियम पता है, 4 का पता है, 5 का भी पता चल गया, 6 का भी चल गया, इसके अलावा 8 का भी चल गया, इसके अलावा 9 का चल गया, 11 का चल गया। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब बता दिए। एक काम करिए, 10 का नियम और लिख लीजिए। 10 का नियम तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ये तो ऐसा मानिए कि ये आपको याद ही होगा पहले से, बट फिर भी मैं एक बार बता दूं। 10 का नियम सिर्फ ये है कि लास्ट के एक अंक को है ना, आपको क्या बोलते हैं, ऐसा लिखिए, लास्ट में अगर 0 है, अगर लास्ट में 0 है तो याद रखना वो संख्या कटेगी। इसके अलावा अगर नहीं भी है ना तो भी कटेगी। वो ऐसा मानिए, इससे भाग देने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें पॉइंट लगाना पड़ता है किसी संख्या के अंत में। किसी संख्या के अंत में एक 0 हो तो वो 10 से कटेगी। ठीक है, इतने सारे सबसे सब नियम आपको याद रखना है। देखो अब देखते हैं हम गुणा प्रतिलोम और इसके बाद जोड़ प्रतिलोम। देखो गुणा प्रतिलोम क्या है, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ ले जाते, बताइए 10 का गुणा प्रतिलोम क्या है, 15 का गुणा प्रतिलोम क्या है, बताइए z का गुणा प्रतिलोम क्या है। तो पहले हम परिभाषा समझते हैं। दी गई संख्या में जिससे गुणा करने से एक बने तो गुणा की गई संख्या गुणा प्रतिलोम होंगी। अब उदाहरण से समझिए, जैसे मेरे भाइयों मैं आपसे कहूं कि बताइए a का गुणा प्रतिलोम क्या होगा, तो देखो a में उस संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने के बाद हमें 1 प्राप्त हो। तो जो गुणा की गई संख्या है ना, वो संख्या क्या कहलाएंगे, हमारा गुणा प्रतिलोम। तो इसमें मैं किस चीज से गुणा करना पड़ेगा, मुझे 1/a से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 बनेगा ना। तो a का गुणा प्रतिलोम क्या होगा, 1/a होगा। समझ में आया ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बताइए भाई b का गुणा प्रतिलोम क्या है, तो इसमें किस चीज का गुणा करूं कि 1 बन जाए। तो मेरे भाइयों इसमें तो मैं 1/b का ही गुणा करूंगा ना, 1/b का गुणा करूंगा तभी तो 1 आएगा ना। समझ में आया ना? इस तरह से अगर मैं बात करूं, बताइए 10 का गुणा प्रतिलोम क्या है, तो 10 का गुणा प्रतिलोम बस इसको पलट दीजिए, 1/10 होगा। तो जैसे इसका गुणा प्रतिलोम इसका उल्टा होगा, इसका गुणा प्रतिलोम इसका उल्टा हुआ, तो 10 का गुणा प्रतिलोम क्या होगा, 1/10। मैं आपसे बोलूं बताइए 5 का गुणा प्रतिलोम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसको पलटा, 1/5। 6 का गुणा प्रतिलोम क्या होगा, आप बोलोगे 1/6। बताइए 100 का गुणा प्रतिलोम क्या है, तो 1/100 है। मेरे भाइयों एक मजेदार बात सुनिए, 1 का गुणा प्रतिलोम हमेशा 1 ही होता है, 1 का गुणा प्रतिलोम हमेशा 1 ही होता है। इस बात को नोट करके लिखिएगा, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा 0 का गुणा प्रतिलोम क्या होगा, तो मेरे भाइयों 0 का गुणा प्रतिलोम इनफाइनाइट होता है। कैसे, देखिए आपने ये नियम पढ़ना है कि कभी भी किसी संख्या में, जैसे मान लो किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग दे रहे हो ना, तो याद रखना वो संख्या इनफाइनाइट बनेगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 1/0, तो ये इनफाइनाइट बनाएगी। किसी भी संख्या में आप 0 का अगर भाग दे दोगे ना, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, दुनिया की किसी भी संख्या में अगर आपने 0 का भाग दिया तो वो इनफाइनाइट बनाएगी। अगर आपने a में 0 का भाग दिया तो ये इनफाइनाइट बनाएगी, आपने b में 0 का भाग दिया तो ये भी इनफाइनाइट बनाएगी। तो मेरे भाइयों इसका प्रतिलोम, मैंने बोला ना इनका प्रतिलोम मतलब उल्टा है। तो अगर मैं बात करूं 0 को पलटने की, तो अगर आप 0 को पलट रहे होंगे ना, तो 1/0 होगा।
और 1/0 का मतलब ही क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरह से इन दोनों के दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ पाए, गुणा प्रतिलोम मतलब जो संख्या दी है ना उसी को पलट दो तो वो हो जाता है गुणा प्रतिलोम। आगे बढ़ते हैं, जोड़ प्रतिलोम। जब किसी संख्या में जोड़ने से 0 प्राप्त हो तो जोड़ी गई संख्या जोड़ प्रतिलोम कहलाती है। आप परिभाषा शायद नहीं समझ पाए, उदाहरण से समझ लीजिए। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 1 का जोड़ प्रतिलोम क्या हुआ, अब देखो इस a में क्या जोड़ूं कि वो जोड़ने के बाद 0 बना दे, समझ में आया? इसमें क्या जोड़ूं कि जोड़ने के बाद 0 बना दे। अगर जोड़ने के बाद 0 बना तो समझ लेना जोड़ी गई संख्या है ना, जोड़ प्रतिलोम है इसकी। बताइए, सोचिए। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, -a। तो याद रखना इसका जोड़ प्रतिलोम ये होगा। अगर इसमें मैं ये जोड़ रहा हूँगा ना तो भैया जोड़ने के बाद 0 बना देगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बताइए z का जोड़ प्रतिलोम क्या होगा। तो मैं z में किस संख्या को जोड़ूं कि जोड़ने के बाद 0 बना दे। तो आप बोलोगे सर इसमें तो -z जोड़ना होगा। अगर इसमें मैं -z जोड़ूंगा तभी तो 0 बनेगा ना, समझिए। बताइए 10 का जोड़ प्रतिलोम क्या है, तो इसका हो जाएगा -10। 5 का जोड़ प्रतिलोम क्या है, तो इसका हो जाएगा -5। 7 का जोड़ प्रतिलोम क्या है, तो -7। तो आप इस तरह से इन दोनों फैक्ट को, दोनों नियम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। आइए हम आगे के नियम पढ़ते हैं। अब संवर्ग नियम। संवर्ग नियम क्या होता है, हम बहुत बार यूज कर लेते हैं संवर्ग नियम, लेकिन अपने को पता नहीं होता कि क्या होता है संवर्ग नियम। भाइयों ये संवर्ग नियम अपनी मैथमेटिकल में हर जगह यूज होता है, मतलब हर जगह यूज होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, सुनिएगा ध्यान से, आप उदाहरण से समझिएगा। जैसे अगर मैंने बोला 5 + 5, तो आप बोल रहे होंगे कि आंसर कितना आएगा, 10। देखो ये वाली संख्या प्लस की थी, ये वाली संख्या प्लस की थी, तो उत्तर भी किसका आया, प्लस का है। अगर मैंने आपसे बोला -5 और -5, तो इसका उत्तर भी देखो, अगर दोनों प्लस की है तो प्लस का उत्तर आएगा, और दोनों माइनस की है तो संख्याएं जुड़ेंगी। याद रखना, दोनों माइनस की है ना तो संख्याएं जुड़ेंगी, लेकिन आंसर आएगा माइनस का। इस तरह से अगर मैं आपसे बोलूं -2 और -4, तो देखो दोनों माइनस की, इसलिए संख्याएं जुड़ेंगी और आंसर आ रहा होगा माइनस का। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, अब बताइए -10 लिखा और +20 लिखा, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, एक माइनस की और एक प्लस की, माइनस की और प्लस की तो संख्याएं घटेंगी। अगर संख्याएं घटेंगी लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी वाली संख्या का, तो इसका आंसर आ रहा होगा कितना मेरे भाइयों, +10। अगर मैं आपसे बोलूं भाई 7 लिख दिया और -10 लिख दिया, तो इसको किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। देखो अब एक प्लस की है और एक माइनस की है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके आगे कुछ भी ना दिखे ना, जिसके आगे कुछ भी ना दिखे तो उसके आगे प्लस का चिन्ह हमेशा होता है। तो इस 7 के आगे प्लस का चिन्ह है और 10 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इनको सॉल्व करने के बाद आ रहा हो कितना, -3। संख्याएं घटेंगी लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। तो ये अपना संवर्ग नियम होता है। इस तरह से हम मैथ में भी लगाते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया 2 × 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। याद रखिएगा ये भी प्लस का था और ये 5 भी प्लस का था, इसलिए आंसर प्लस में आया। अगर मैं आपसे बोलूं -2 और -3 दे दिया, देखो गुणा है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 6 आया। लेकिन अगर दोनों के दोनों माइनस की है ना तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा होगा, मतलब प्लस में आ रहा होगा। ठीक है ना। इस तरह से अगर मैं आपसे बोल दूं एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो इन दोनों का गुणा तो होगा लेकिन चिन्ह लगेगा हमेशा माइनस वाला। देखो अगर दोनों संख्याएं गुणा में है और दोनों प्लस की है तो उत्तर प्लस का आएगा। अगर दोनों संख्याएं का गुणा हो रहा है और दोनों माइनस की है तो उत्तर तो आएगा किसका, प्लस का। और दोनों संख्या का गुणा हुआ और दोनों में से अगर एक भी माइनस की है तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा ना,
तो भाइयों वो आंसर भी हमारा माइनस वाला आएगा। तो ये हमारा संवर्ग नियम है, ये नियम आप सबसे बनते भी होगा। ठीक है, आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब है क्रम विनिमय नियम। देखो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, ये क्रम विनिमय नियम भी ये बहुत बार आपको मैथ में यूज करने के लिए मिलेगा। जैसे आप बोलोगे a प्लस बी, तो भाई इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो b प्लस ए। जैसे मैंने बोल दिया 2 प्लस 5, तो आप इसको इस तरह से भी लिख रहे होंगे 5 प्लस 2। आपको लिख दिया 10 प्लस 7, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 7 प्लस 10। देखो मैंने लिखा है ऐसा है क्योंकि देखो जोड़ने के बाद तुम संख्याएं आगे पीछे कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि इसका आंसर भी 7 आ रहा है, इसका आंसर भी 7 आ रहा है, इसका आंसर भी 17 आ रहा है, और मेरे भाइयों इसका आंसर भी 17 आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये है क्रम विनिमय का नियम। समझ में आया ना? लेकिन चिन्ह सहित चेंज होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर माइनस का 3 लिख दिया और प्लस का 10 लिख दिया, तो इसको अगर आप पलट रहे होंगे ना, तो भाइयों इसको पलटोगे तो अगर मैंने आगे 10 लिखा और पीछे 3 लिखा, 3 का जो चिन्ह है वही वाला चिन्ह लगेगा, याद रखिएगा ये बात। ऐसा गुणा में भी होता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया 3 गुणा 5, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 गुणा 3, क्योंकि गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं का आंसर 15 ही आ रहा है। इनको गुणा करोगे तो 15 आएगा, और इनका आप गुणा कर रहे होंगे तब भी 15 आ रहा है। एक और उदाहरण समझिए, 7 गुणा 3, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा 7। तो ये वाला जो नियम है ना, वो क्रम विनिमय नियम है। समझ गए ना भाई? दोनों के दोनों नियम आप ठीक ढंग से समझ पाए। एक दो नियम और भी हैं, हम उनको और पढ़ लेते हैं। अगला जो नियम आता है वो साहचर्य नियम आता है। देखो ये जो क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं ना, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाता है, वो बन जाता है साहचर्य नियम। देखिए साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम जैसे मैंने आपसे बोल दिया a प्लस बी प्लस सी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि भाई इसको कोष्टक से बाहर ला दीजिए, a प्लस बी, सॉरी इसको ऐसा लिखिए, ये कोष्टक इस वाले में लगा दीजिए, a प्लस बी में कोष्टक लगा दीजिए, c को बाहर निकाल दीजिए। लेकिन याद रखना, चिन्ह भी याद रखना है। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया 7 प्लस 5 प्लस 2, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप 7 लिखिए और 7 के साथ 5 ला दीजिए, 2 को अलग कर दीजिए। तो ये वाला जो नियम है ना, वो हो जाता है साहचर्य नियम। ठीक है, इस तरह से आप इन तीनों नियम को समझ पाए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मित्रों अगर आपको क्लासें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।